सीन शुरू होता है साइंटिस्ट स्टूडेंट की लैब से, जहां वो टहल रहा होता है। वो एक मिशन के तैयार होने का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा होता है और यस यस बोल रहा होता है। मिशन के तैयार होने पे मशीन से आवाज़ आती है और यह दौड़कर उसकी तरफ भागता है। मशीन बंद करने के बाद बेहद ही ध्यान से गिराना नहीं बोलते हुए मिश्रण से भरे कांच वाले बर्तन को हाथ में उठाते हुए लैब के एक खाली कोने में जाकर रख देता है। भागते हुए फिर आता है और एक दो मिश्रणों को आपस में मिलाते हुए फिर उधर रखने के लिए भागता है। फिर उछलते एसिड वाली बोतल निकालता है जो कि आधी ही बची होती है। उसे अपने शरीर से कसकर लगाते हुए दिमाग में बहुत कुछ सोचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मिश्रण के करीब पहुंचकर बोतल का ढक्कन खोलता है और एसिड को उस मिश्रण वाले बर्तन में डालने के लिए उसके ऊपर ले जाता है, पर फिर वापस खींच ले आता है और ढक्कन को तेजी से जोर लगाते हुए बंद कर देता है और बड़बड़ाता है कि अगर ये फार्मूला कामयाब ना हुआ तो, अगर ये भी दूसरे किए प्रयोगों के जैसे उड़ गया, आग से ख़त्म हो गया या धमाके से बिखर के नष्ट हो गया, तो मेरे पास अब यही बचा हुआ एसिड है और अगर मेरा गणित गलत साबित हुआ तो मैं और प्रयोग कर ही नहीं पाऊंगा इस एसिड से। फिर वो बोतल को आंखों के सामने लाता है और उछलता हुआ एसिड फिर से ऊपर की तरफ आने लगता है। वो उसे बहुत ही चिंता के साथ और हज़ारों सवालों के जवाब के साथ देख रहा होता है और मिश्रण की तरफ जाने लगता है। ढक्कन को खोल के बोतल को खाली करने के इरादे से बोतल को मिश्रण के ऊपर ले जाता है और वैज्ञानिकों की मेहनत के नाम बोल के मिश्रण में एसिड आंखें बंद करके पलटना शुरू कर देता है। बोतल से तुबकों में एसिड नीचे गिर रहा होता है। स्टूडेंट धीरे धीरे लंबी सांसें छोड़ते हुए आंखें खोलता है और मिश्रण का रंग अलग हो चुका होता है। इस बार कुछ भी वैसा नहीं हुआ होता जिससे उसे लगे कि प्रयोग असफल हुआ, मगर प्रयोग सफल होने जैसा भी नहीं लग रहा होता। बर्तन में से सिर्फ अलग अलग उबलने की आवाज़ें आ रही होती हैं। वह बर्तन पे ढक्कन देके उसे छोड़ देता है और कंप्यूटर पे आ रही उसकी जानकारी को देखने लगता है। बर्तन का तापमान बढ़कर ज़्यादा हो गया होता है और लैब में एक अलग ही महक बिखरने लग गई होती है। थोड़ी देर के बाद लैब में महक के कारण स्टूडेंट बेहोश होने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। सुबह एयरपोर्ट ले जाने के लिए साहिल के दरवाजे पे एक एम्प्लॉय दस्तक दे रहा होता है। साहिल उस समय उठता है और दरवाज़ा खोलता है, जिसे देख एम्प्लॉय बोलता है कि सर, आज तो आपकी शादी है, आप तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? सब घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी विदाई में सब रोने के लिए ग्लिसरीन साथ में लेके पहुँचे हैं सर, आपकी बड़ी याद आएगी। और साहिल उसकी ये बात सुन उसके गाल को थोड़ा कस के खींचता है। अरे सर छोड़ो कहते हुए वो एम्प्लॉय साहिल के पीछे पीछे साहिल के घर में प्रवेश करता है। साहिल उसे बोलता है कि जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। एम्प्लॉय बोलता है कि फिर मत जाओ, मुझे अपने कपड़े और शरीर दे दो, मैं घूमने चला जाता हूँ। जिस पे साहिल स्लीपर निकाल लेता है और उसकी तरफ फेंकता है, तो एम्प्लॉय बोलता है कि सर, रात के लिए स्लीपर आ गए हैं, थैंक यू। साहिल नहाने के बाद कपड़े पहनकर टाई बांधते हुए बाहर आता है और एम्प्लॉय उसके लिए थोड़ा खाना पैक कर चुका होता है और तैयार चाय को उसके सामने कप में डालता है और बोलता है कि सर, आपके जैसा बनने के लिए अभी मुझे कितनी मेहनत और करनी होगी। तो साहिल बोलता है कि मेहनत तो उतनी ही करनी होगी जितनी सच्चाई मांगे, पर उससे भी ज़्यादा चाहिए होगा तुम्हें वो हुनर जिससे तुम सबके साथ जुड़ सको, ऐसे जुड़ सको कि सामने वाला तुम्हें किसी ऑफिस के कर्मचारी की बजाय अपना समझ के अपना दुख अपनी तकलीफ़ बता पाए और तुम उसका सहारा और उसके न्याय दिलाने की एक उम्मीद बनकर उसके लिए वहाँ से उठो। फिर तो काफ़ी मेहनत करने के लिए मन बनाना होगा, बोलते हुए एम्प्लॉय टेबल से बर्तन उठाने लगता है और साहिल उसके कंधे पे हाथ रख कर बोलता है कि अगर पीछे नहीं हटोगे तो मन बनाना नहीं पड़ेगा, खुद ही बन जाएगा। नवोत्तम आस्था के पास अस्पताल में कल्पना का हाथ अपने हाथ में लेके अपने आंसू बहा रहा होता है और नर्स उसे देख के बोलने ही लगती है, पर आस्था उसे चुप रहने के लिए बोलती है और चेहरे के हाव भाव से ही स्थिति समझ जाने
और कुछ देर बाद आने के लिए कहने के बाद पलकें झुकाकर धन्यवाद भी कर देती है। नर्स के जाने के बाद आंसू बहने की रफ्तार बढ़ जाती है और आस्था की भी पलकों पे पानी जमा होने लगता है। आंसू बाहर ना गिरते हुए कल्पना के शरीर के अंदर एक पानी का सैलाब बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसे नवोत्तम बाहर से दिशा देते हुए उसके दिल के पास से उस कीटाणु को उसके नाक वाली नाड़ी की तरफ ले जाता है और कुछ ही देर में कीटाणु बाहर निकल आता है। कीटाणु को देखते ही झट से आस्था उसे खत्म करती है और नवोत्तम आंखें खोलने के बाद आंखें पोंछने लगता है। वो काफ़ी गहरी सांसें लेता है और आस्था उसका हाथ थामते हुए बोलती है कि रखवाले, तुम बेहद शुद्ध और साफ हो। तुम्हारे अंदर अब शक्ति पहले से बढ़ी हुई है और तुम जल्द उस रूप में सामने आओगे जिसका इंतज़ार हम और हमारी पूरी जाति कर रही है। नवोत्तम बोलता है कि पता नहीं मैं तुम सबकी मदद कैसे कर पाऊँगा और मुझे ही क्यों चुना है उसने। मगर साहिल कहता है कि देने वाला जब भी कुछ देता है तो खुद से ज़्यादा वो हम पे और आने वाले समय पे अपने किए फैसले की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व छोड़ देता है, जिसे निभाना या बदल देना फिर समय तय करता है। सही ही कहता है फिर आपका दोस्त। ये बोलकर आस्था अपने हाथ को फिर कल्पना के माथे पे रखती है और कल्पना धीरे धीरे होश में आने लगती है। आस्था फिर नर्स को बुलाती है तो नवोत्तम आस्था और कल्पना को आंखों से अलविदा बोलकर और जुबान से जल्द आता हूँ बोलकर चला जाता है। गहरे अंधेरे को पार करने के बाद फिर दिखाया जाता है किल्विश को, जिसने काली शक्ति से एक भयानक काले दरिंदों की फौज तैयार कर ली होती है। उसके हाथ में पकड़ा शंख अब शक्तिशाली न होने के कारण एक बारीक सी रस्सी जैसा दिख रहा होता है और उसकी अधूरी उंगली भी साफ दिखाई दे रही होती है। सामने बिखरे दरिंदे लटक रहे साइंटिस्ट को खाकर ख़त्म कर चुके होते हैं और एक दूसरे को नोच के खा जाने के लिए इरादे बना रहे होते हैं। किल्विश अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी थकी हुई आवाज़ से बोलता है कि मेरे दरिंदों, मैं जानता हूँ कि तुम सब सदियों की कैद में रहकर कमज़ोर हो गए हो और भूखे हो और स्वादिष्ट खून पीने के लिए मचल रहे हो। मैंने इस समय की दुनिया को बाहर जाकर देख लिया है। इसमें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा और बेहद मीठा गंदा खून तैयार है। तुम जाओ उस दुनिया में, मैं तुम्हारे लिए शहरों के रास्ते खोल देता हूँ और तुम वहाँ जी भर कर गंदा खून पीना और अपनी सदियों की प्यास को बुझाकर फिर तैयार होना अंधेरे की खिदमत करने के लिए, आखिरी सितारे के मिटने तक। दरिंदे ऊंची आवाज़ में चीखने चिल्लाने लगते हैं और किल्विश अपने कानों पे लिबास को बढ़ाते हुए उनके जाने के लिए वहाँ गोले खोलने लगता है अलग अलग शहरों के। साहिल का प्लेन पहुंच चुका होता है और साहिल टैक्सी से शहर को देखते हुए होटल में पहुंचता है। होटल पहुंच के उसे उनके ऑफिस वाले ग्रुप से सबकी कल्पना के साथ अस्पताल की तस्वीरें दिखती हैं। वो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और सॉरी बोलते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। फिर वो नहाने के बाद खाना ऑर्डर करता है और टीवी पे खबरें देखने लगता है। भारत के कई राज्यों के धार्मिक स्थानों पे उस समय भक्तों की लाशों की तस्वीरें दिखाई जा रही होती हैं और भक्तों के लिए मंदिरों के केवाड़ एक बार बंद करने के फैसले पे बहस चल रही होती है, क्योंकि कुछ घंटे पहले काले दरिंदों ने सभी धार्मिक स्थानों पे ही लोगों को हानि पहुंचाई होती है। साहिल तुरंत ऑफिस फ़ोन करता है और शहर के चल रहे हालातों के बारे में पूछता है। वहाँ भी वैसी ही स्थिति होती है। प्रशासन धार्मिक स्थानों पे सुरक्षा बढ़ा रहा होता है और अंदर काले दरिंदे फंसे भक्तों को भूख मिटाने के लिए अपना खाना बना रहे होते हैं। आस्था कमरे में दवाएं लेकर आती है और एम्प्लॉय के हाथ से टीवी का रिमोट छीन के टीवी बंद कर देती है और एम्प्लॉय से बोलती है कि तुम अब जा सकते हो। वो खुद कल्पना का ख्याल रख लेगी और कल्पना को फल खिलाने के लिए बैग में से फल निकालने लगती है। एम्प्लॉय उसकी चिंता को ना समझते हुए बुरा मानते हुए चला जाता है। कल्पना बोलती है कि तुमने तो मुझे इस दुनिया में आकर काफ़ी कमज़ोर समझ लिया है। क्या मैं सच में कमज़ोर हो रही हूँ? आस्था बोलती है कि मुझे तुम्हारी ताकत पे ज़रा सी भी दुविधा नहीं है, मगर चिंता है, क्योंकि यहाँ हम जिस वजह से आए हैं यहाँ की स्थिति भी वैसी ही वजह से जूझ रही है और हमारा रखवाला अभी भी अपने उस रूप से दूर है जिसकी बात
हमारे मंदिर में लिखी गई है। कल्पना बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने रखवाले को समय में ढूंढ लिया है तो वो भी अपने सब रूपों को जल्द हासिल कर लेगा। उम्मीद बुनना तुम्हारी फितरत है, न कि बिखेरना। फल खाकर कल्पना फिर कमजोरी के कारण दोबारा लेट जाती है और आस्था खिड़की के करीब जाकर शहर की सड़कों पे भाग रही प्रशासन की गाड़ियों को देखने और काले दरिंदों के कारण बढ़ रही रोने की आवाज़ों को वहीं से सुनने लगती है। सॉरी एवरीवन, इस मूवी की डिटेल स्टोरी को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे की बाकी स्टोरी इस तरह से होगी कि धार्मिक स्थानों पे दरिंदों का हमला तेज़ हो जाएगा। वो भक्तों के रुकने वाली बिल्डिंगों पे भी हमला करने लगेंगे। प्रशासन उनसे निपटने की कोशिश जी जान से करेगा। शक्तिमान अनेक रूपों में होकर भी हर जगह पे हो रही परेशानियों को रोक नहीं पाएगा। कल्पना कमज़ोरी के कारण एक आम पहलवान जितनी ही ताकतवर होगी और हवा में उड़ने के लायक भी नहीं होगी। देवी जी आज की सोच न्यूज़ चैनल की टीम के साथ अपने पेशे की हदों से आगे बढ़कर लोगों की ज़मीनी स्तर पर मदद करने लगेगी। साहिल भी दूसरे शहर में लोगों को दरिंदों के हमलों से बचाते हुए मारा जाएगा। शक्तिमान के बस से स्थिति अनियंत्रित हो चुकी होगी और तभी आएंगे इंडियन हीरोज़, इंडियन कॉमिक हीरोज़, जिनके साथ इतने समय से हम यानी स्टूडियोज़ होपफुली और सक्सेसफुली कॉपीराइट्स और टाई अप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होंगे। फिर होगा मूवी में इंडियन सिनेमा की तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा सुपर सिनेमैटिक इवेंट, जिसमें क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन दिखेगा, अभी मैं कुछ नहीं जानता और इसके ख्याल से ही मेरी आंखें खुशी से भर रही हैं, क्योंकि हीरोज़ में भूकाल, नागराज, कर्मा, अवशिकार, हातिम, जीवन, मिन्नल मुरली, डोगा, क्रिश और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम ऑफ स्काई विद इट्स योद्धा लीडर आर्यमान अलग अलग जगहों पे लोगों के बीच दिखाए जा सकते हैं। OMG, व्हाट अ मोमेंट। इसीलिए इस स्टोरी की डिटेल पे मैं अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पाऊँगा और अगर अनफॉर्चुनेटली रिस्पेक्टेबल स्टूडियो कोई डील फाइनल नहीं कर पाते किसी से, तो शक्तिमान के डिफरेंट एलिमेंट्स और सूर्यवंशियों की टीम मिलके सब दरिंदों को कैद करेगी और मूवी में बनी भारत की परिस्थितियों को काबू में लाएगी। कोई कैमियो वैसा नहीं होगा जो इंडियन सुपर हीरोज़ से जुड़ा हो, पर मेरी तरफ से ज़रूर ये कोशिश रहेगी कि इस मूवी का एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ या सरप्राइजेस के साथ भरा हो, ताकि ये ट्रायलॉजी ऑफ ट्रायलॉजी या कहूँ कि फेस 1 एक अमिट यादगार सफ़र बनकर पूरा हो सके। मैं इस वाली एंडिंग के साथ शक्तिमान मूवीज़ की फ्रेंचाइजी को बनाए रख सकता हूँ और इंडियन सुपर हीरोज़ वाली एंडिंग के साथ ISHCU यानी इंडियन सुपर हीरोज़ सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक पावरफुल और वाइड नींव दे सकता हूँ। दोनों ही एंडिंग्स के बाद मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन होगा जिसमें साइंटिस्ट स्टूडेंट उस प्रयोग से बने एक बेजान शरीर को कचरे में फेंक के चला जाएगा और फिर चलती ज़ोरदार बारिश में उस पे आसमानी बिजली गिरेगी, आसपास रोशनी फैलने और सिमटने लगेगी उसकी चलती सांसों की रवानगी के साथ।